हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी वसंत कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ना। पाठ 15 नीलकंठ। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर ले चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते हैं उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। मेरे पास कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पहली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार को 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है। आप पाल लो। मोर के पंजों के से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ से के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़ों के नगद 30 रुपए लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंशी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल आप करके आस्ता पास्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटों का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावक के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सबने कहा, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर की क्या सुरखाव के पर लगे हैं तो पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर मेरे कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागज की टोकरी में अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे।
फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा परिचित पक्षियों के अनादिकाल चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मजारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़िया को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनियों का आलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनके गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिकतम बक्किम और पैनी हो गई। गोल आंखें में इंद्रनी की नीलाव द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों में की श्याम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति आदि से वही मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाव ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण राधा हुआ। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता है। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक आर्तगर्दन न करने लगे उन्हें अधर में लटकाए रहता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चे का कर्ण संस्कार हो जाता, पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही
उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मुट्ठी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुआल सा खेल खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भाग भाग कर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। ये देखिए, ये खरगोश को सांप ने पकड़ लिया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसे आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा बाहर था। उससे ची 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 का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फनने पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, परंतु निश्चेत सा वो वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों से नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन में के लिए मयूर को चुना होगा। यह उस पक्षी का रूप है और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीयकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य क्षम पर ठहर ठहर कर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नीचे नाच सकती थी। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता है, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले से उठाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे।
बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीधर में वह इतना अस्थिर होता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा है। मेघों की उमड़ आने से ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितना तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही बढ़ता जाता। उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते थे। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने में से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ से की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भीषण मील फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारे की क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर मेरे महीने भर की मैं अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली भर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ ने और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसे राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाली। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों से छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकलकर भागा। कई बार कई दिनों तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर जा छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद
सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा, नीलकंठ पूंछ फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था क्यों का उत्तर अब तो नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर कोई किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कंचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली अलसियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर पड़ गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा हो जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों में मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अप्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका के को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो ये थी हमारी महादेवी वर्मा जी। मोर मोरनी का नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर है, मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी, अतः उसका नाम राधा रखा गया। अगला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चे का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर है, मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर चारों ओर घूम घूमकर गुटरगू गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। अगला प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर है, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जना ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना, महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंखों को फैलाकर खड़े होना। अगला प्रश्न है, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर है, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य इस घटना की ओर संकेत कर रहा है कि जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले गई, उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा के साथ वह रहना नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई, कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। अगला प्रश्न है,
बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीधर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर है, जब बसंत ऋतु के में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से में ढक जाते थे, तब नीलकंठ जालीघर में अस्थिर हो जाता था। वह बसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच मारना शुरू कर देती थी। अगला प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, एक बार जब सांप जाली घर के भीतर आ गया, सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषता है। सतर्कता, जालीधर में ऊंचे झूले पर सोते हुए भी खरगोश की कराह सुनकर वह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा। वीरता, नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेला ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड टुकड़े करके अपनी वीरता का परिचय दिया। कुशल संरक्षक, खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध किया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय न था। अगला प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र में क्या क्या विशेषताएं थी? जानकारी प्राप्त कीजिए कि लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। उत्तर है, रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होती है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेस मात्र भी नहीं होती। अन्य रेखा चित्र महादेवी के संग्रह से पढ़िए। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिराते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। उत्तर है, चांद की रेखा। सुनता हूँ मैंने भी देखा है काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देख काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। आज दिशा है घोर घनेरी, घोर अंधेरी, नम में गरज रही रणभेरी। चमक रही चपला छड़ छड़ पर, झनक रही झिल्ली झनझन कर। नाच नाच आंगन में गाते केकी केका, काले बादल लहरी चांद की रेखा। काले बादल मन भाए सो हो उठता चंचल। कौन हृदय में कहता पल पल, मृत्यु आ रही साजे दलबल। आग लगी
लग रही हाथ चल रहे विधि का लेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। मुझे मृत्यु की भीति में नहीं है, पर अनीति से प्रीति नहीं है। यह मनोजोचित रीति नहीं है, जन्म प्रीति प्रतीत नहीं है। देश जातियों का कब होगा, नव मानवता में रे एका। काले बादल में कल की सोने की रेखा। अगला प्रश्न है, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिका से प्रतिबिंब होकर गंगा के चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए कि और लिखिए। मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठता है। उत्तर है, जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया, तब उसके पंख की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठता है। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जाल का मिलन प्रातः काल के सूर्य किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है, तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता होगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर है, मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगती हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्रतर होती है, वह उसके पांवों में शक्ति आ जाती है और नृत्य तेजी से होने लगता है, जो अत्यंत मनोहारी होता है। नीलकंठ के पंखों फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता है। अगला प्रश्न है, रूप शब्द के कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्द में से अन्य शब्द बनाइए। गंध, रंग, फल, ज्ञान। गंध से सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन। रंग से रंगना, रंगीला, नौरंग। फल से सफल, फलदार, फलित। ज्ञान से अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। अगला प्रश्न है, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के या के साथ अभिभूत के आ के मिलने पर या हो गया है। आ आदि वर्ण से ये सभी ध्वनियों में व्याप्त व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क प्लस आ बराबर का इत्यादि। आ की मात्रा के चिन्ह से आप परिचित हैं। आ की भांति किसी शब्द में आ के जोड़ने से आकार में मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल, मंडलाकार, तो मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि होने पर करने पर जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है, और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर मंडल और आकार दोनों अलग हो जाती हैं। नीचे दिए गए शब्दों को संधि विग्रह कीजिए, जैसे नीलाव, तो नीलाव, नील आव, नीलाव। नवागंतुक, नव आगंतुक, नवागंतुक। सिंहासन, सिंह आसन, सिंहासन। मेघाक्षन, मेघ आक्षन, मेघाक्षन। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। नीलकंठ पाठ के लेखक कौन है? उत्तर है महादेवी वर्मा। बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? तूफान मेल से। अगला प्रश्न है,
दोनों शावकों ने आरंभ में कहाँ रहना शुरू किया? उत्तर है रद्दी की टोकरी में। शुरुआत में शावकों ने दिन कैसे व्यतीत किया? उत्तर है लेखिका के पास रहकर। अगला प्रश्न है मोर के दोनों बच्चों को चिड़ीमार कहाँ से पकड़ कर लाया था? शुरुआत में शावकों ने दिन कैसे व्यतीत किए? उत्तर है कहीं छिपकर। अगला है मोर के दोनों बच्चों को चिड़ीमार कहाँ से पकड़ कर लाया था? उत्तर है शंकरगढ़ से। अगला प्रश्न है लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा था? उत्तर है 35 रुपए में। लेखिका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया? उत्तर है नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षक बन गया? अगला प्रश्न है अन्य जानवर जब व्यस्त होते थे नीलकंठ क्या करता था? उत्तर है उन सभी का ध्यान रखता था। अगला प्रश्न है बड़े मियाँ कहाँ से मोर के बच्चे खरीद कर लाया था? उत्तर है बड़े मियाँ शंकरगढ़ के चिड़ीमार से मोर के 2 बच्चे खरीद कर लाया था। अगला प्रश्न है लेखिका मोर मोरनी को कहाँ से लाई थी? उत्तर है लेखिका मोर मोरनी को नखास कोने से लाई थी। उन्होंने 35 रुपए में पक्षी बेचने वाले दुकान से लिया था। अगला प्रश्न है मोरनी को मोर की सहचारणी क्यों कहा गया है? उत्तर है मोरनी को मोर की सहचारणी कहा गया है क्योंकि वह हमेशा मोर के साथ रहती थी। अगला प्रश्न है घर पहुंचने पर बच्चों को घर वालों ने क्या कहा? उत्तर है घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है और मोर कहकर ठग लिया। अगला प्रश्न है लेखिका को देखकर नीलकंठ अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करता? उत्तर है लेखिका को देखकर नीलकंठ उनके सामने मंडलाकार रूप में अपने पंख फैलाकर खड़ा होकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करता। अगला प्रश्न है लेखिका ने ड्राइवर को किस ओर चलने का आदेश दिया और क्यों? उत्तर है महादेवी जी ने स्टेशन से लौटते हुए ड्राइवर को बड़े मियाँ की दुकान की ओर चलने का आदेश दिया। उन्हें चिड़िया और खरगोश की दुकान का स्मरण आया। अगला प्रश्न है कुब्जा और नीलकंठ के स्वभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कुब्जा के स्वभाव में रूखापन था। वह किसी को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने राधा को भी उससे अलग कर दिया। इसके विपरीत नीलकंठ का स्वभाव सरल था। उसका सभी के साथ मेलजोल था। वह सभी जीव जंतुओं में अपनी एक विशेष पहचान रखता था। राधा के साथ उसका आत्मीय संबंध था। जब कुब्जा ने राधा से दूर किया तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है विदेशी महिलाओं नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन क्यों कहती थी? उत्तर है विदेशी महिला नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी क्योंकि विदेशी जब मेहमान के रूप में महादेवी के साथ आते थे तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए वह पंख मंडलाकार रूप में फैलाकर खड़ा हो गया। अगला प्रश्न है नीलकंठ का सुखमय जीवन करुण कथा में कैसे बदल गया? उत्तर है कुब्जा के आने के बाद उसने अपने रूखे व्यवहार की शुरुआत कर दिया। उसके कलह से नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली घर से निकलकर भागा। एक दिन वह भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपकर बैठा रहा, जहाँ से लेखिका ने पुचकार कर उतारा। एक बार खिड़की की शेड में छिपा रहा। 3-4 महीने बाद नीलकंठ ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके सुखमय जीवन का अंत हो गया। अगला प्रश्न है लेखिका नीलकंठ को प्रवाहित करने के लिए संगम पर क्यों गई? उत्तर है नीलकंठ की मृत्यु के बाद महादेवी उसे अपने शाल में लपेटकर गंगा यमुना सरस्वती के मिलन स्थल संगम पर प्रवाहित करने के लिए ले गई। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने घर में पलने वाले प्रत्येक जीव को घर का सदस्य समझती थी। अगला प्रश्न है नीलकंठ चिड़ियाघर के अन्य जीव जंतुओं का मित्र भी था और संरक्षक भी। वह कैसे? लिखिए।
उत्तर है, लेखिका कहती है कि उन्हें पता नहीं चला कि अपने स्वभाव और संस्कार बस मोर ने स्वयं को अन्य सभी जीवों का संरक्षक और सेनापति कब नियुक्त कर लिया। वह सबको लेकर उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां दाना बिखेरा जाता है। वह घूम घूम कर रखवाली करता और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उन्हें दंडित भी करता। वह उन सब का मित्र तो था ही। एक बार सांप ने खरगोश के बच्चे को आधा हिस्सा अपने मुंह में दबा लिया। वह चीख नहीं सकता था। नीलकंठ ने उसका धीमा स्वर सुन लिया और उसने नीचे उतरकर सांप को फन से पास पंजों से दबाया और चोंच मारकर उसे अधमरा कर दिया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश उसके मुंह से निकल आया। मोर रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। अगला प्रश्न है, कुब्जा के जीवन का अंत कैसे हुआ। उत्तर है, नीलकंठ की मृत्यु के बाद कुब्जा को भी कोलाहल के साथ उसे ढूंढना शुरू कर दिया। वह आम, अशोक, कचनार की शाखाओं में ढूंढती रहती। एक दिन आम की शाखा से उतरते हुए अल्सेशियन कुतिया उसके सामने पड़ गई। स्वभाववश कुब्जा ने चोंच मारी। चोंच से उस पर प्रहार किया तो कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। परिणामतः उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसके कलह, कोलाहल तथा द्वेष प्रेम भरे जीवन का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, चयनित व्यक्ति पशु पक्षी बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखा चित्र बनाइए। उत्तर है, कुत्ता मेरा प्रिय पशु है। यह बहुत साहसी, इसी कारण मैंने इसका नाम टायसन रखा। यह सफेद रंग का है, चमकदार बालों वाला है। अपरिचित व्यक्ति या पशु को देखते ही वह उस पर झपटा बहादुरी से की तरह मारता है। इसे दूध पीने और मांस खाने का शौक है। मैं इसके भोजन का पूरा ध्यान रखता हूँ। इसे मेरा सानिध्य बहुत प्रिय है। मेरे घर में प्रवेश करते ही मेरे निकट जाता है और मेरे तलवे को चाटकर तथा अपनी पूंछ हिलाकर अपना प्रेम प्रकट करता है। वह मेरे साथ सैर करने जाता है। टायसन को नहाने में बड़ा मजा आता है। मैं उसे साबुन से अच्छी तरह नहलाता हूँ। यह बड़ा स्वामी भक्त है। घर की रखवाली करके वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। यह घर भर का प्रिय है। तो ये था हमारा पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को कर देंगे। यहाँ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।